हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। तो अभी हम आपके लिए आ गए हैं सामान्य ज्ञान, संक्षिप्त सामान्य ज्ञान घटना चक्र का ये 2023 का जो लेटेस्ट एडिशन है। इसमें हम अभी देखेंगे साइंस सेक्शन को, देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेक्शन को देखेंगे। तो हमने ये विज्ञान का जो सेक्शन है अभी आप देख रहे हैं घटना चक्र का सामान्य ज्ञान। तो इसमें आप चलिए मैं आपको एक चीज जानकारी दे दूं कि ये बायोलॉजी का सेक्शन 1 हमने कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 2 हम देखेंगे। सेक्शन 2 आज हम कंप्लीट करेंगे। ये सामान्य ज्ञान घटना चक्र का जो है ये संक्षिप्त सामान्य ज्ञान। तो जी हां, हो जाओ तैयार, अब हुआ खत्म हुआ इंतजार, अब मचेगा हाहाकार। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार शानदार, जानदार, धमाकेदार और आपके लिए रिजल्ट एडुशाला की टीम लेकर के आ गई है शून्य से शिखर तक मैराथन क्लास साइंस का है ये। और अभी आप देख रहे हैं, अगर आपको लगता है साइंस से डर, तो अब हम पढ़ाएंगे आपको प्रद्युमन सर। ठीक है, तो चलिए आप हमसे जुड़ना ना भूले। और अभी बायोलॉजी का जो ये सेक्शन है इसको हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाके आप लोग देखिए। और अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट है, उसके आगे जहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अभी जो पादप हार्मोन तक हमने कंप्लीट कर लिया हुआ था, अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन ये है पर्यावरण। अभी पर्यावरण और पारिस्थितिकी को अभी हम कंप्लीट करेंगे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कंप्लीट करेंगे यहां से, ठीक ना। तो चलिए इस पे आइए हम डिस्कस करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में कि इसमें क्या क्या एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ा जाए। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो, जो भी रहता है, रिजल्ट एडुशाला की टीम आपके लिए कोशिश करती है कि वो सदैव ही आप सबके लिए जो है प्रयास में एकदम लगे रहे और जो अच्छा चीज़ हो, कंटेंट हो, अच्छे से अच्छे कंटेंट को आप लोगों के पास परोसा जाए। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को देखेंगे। आइए, क्या कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र किसको कहते हैं उसको देखते हैं। तो रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पर्यावरण इकोसिस्टम कहते हैं। सर्वप्रथम एजी टॉन्सेल नामक वैज्ञानिक द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? तो एजी टॉन्सेल के द्वारा किया गया था, टॉन्सेल के द्वारा प्रयोग किया गया था पर्यावरण शब्द का। अब इसमें देखिए, एक होता है क्या, जैविक घटक होता है, बायोटिक कंपोनेंट होता है। बायोटिक कंपोनेंट को 3 भाग, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। तो उत्पादक क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, तो वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। जैसे हरे पौधे, तो इसमें जो है एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण, या हर एक एग्जाम के लिए, हर एक स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ऑल वन डे एग्जाम के लिए। तो जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक क्या है, वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे। नेक्स्ट है उपभोक्ता, कंज्यूमर मुक्त, उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करने के लिए घटक को उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। अब देखिए, इसमें तो हमने जाना है उत्पादक पहला होता है, उसके बाद उपभोक्ता आता है। तो उपभोक्ता 3 प्रकार का, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग किस में आते हैं। हम लोग प्राथमिक, मनुष्य जाति जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता में आता है, द्वितीय उपभोक्ता में आता है, तृतीय उपभोक्ता में आता है। तो इस बात को हम जानेंगे। तो आप हमारी टीम के साथ बने रहिए, रिजल्ट एडुशाला के साथ बने रहिए। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये अभी बायोलॉजी सेक्शन देख रहे हैं, घटना चक्र का संक्षिप्त ज्ञान जो है, और बायोलॉजी सेक्शन देख रहे हैं इसका। तो चलिए, प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत वे शाकाहारी जीव आते हैं जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, खरगोश। मतलब जितने भी जानवर होते हैं, शाकाहारी जानवर जो पौधे पर निर्भर होते हैं, वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता तो कहलाते हैं जो पौधे पर निर्भर होते हैं, लेकिन जो भोजन स्वयं बनाते उसे क्या कहते हैं, तो उसे उत्पादक कहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे क्या है, उत्पादक हैं। याद रखिएगा ना, उत्पादक किसे कहते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता में, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो हरे पौधे को खाते हैं, जो शाकाहारी हैं वो हरे पौधे को खाते हैं, वो हो गए प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे गाय, बकरी, भैंस, खरगोश आदि। अब देखते हैं दूसरा, द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा हो गया, वे इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं अर्थात प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे मेढक, लोमड़ी, भेड़िया। ठीक है, अब देखिए जो प्राथमिक में कौन कौन आ गया भाई, तो प्राथमिक में कौन कौन आ गया, गाय, बकरी, भैंस, खरगोश आ गया, शाकाहारी जीव आ गए। अब द्वितीयक उपभोक्ता में कौन कौन आ जाएगा, तो द्वितीयक उपभोक्ता में जो आ जाएगा, देखिए द्वितीयक उपभोक्ता में जो आ जाएगा
इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो शाकाहारी हों, अर्थात प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में उपयोग, जैसे मेढक, लोमड़ी, भेड़िया, खरगोश इत्यादि। तो अब देखिए लोमड़ी किसको खा जाएगा, खरगोश को खा जाता है, भेड़िया भी खरगोश को खा जाता है, या भैंस जो मर जाता है, बकरी मर जाता है तो भेड़िया लोमड़ी खा लेता है ना उसको। तो ये एग्जाम जो अभी आपका हेड कांस्टेबल या मिनिस्ट्रियल जो भी एग्जाम अभी होने वाला है, बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, यह सब इसमें पूछ लिया जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। तो इस बात को आप समझिए, समझने का कोशिश कीजिए, पढ़ने का कोशिश कीजिए, नहीं मन लगता है फिर भी पढ़िए, बार बार पढ़ने पर ध्यान दीजिए। रील्स देखना मत देखिए, जिंदगी बर्बाद कर देगा, झंड कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ने वाला है रील्स देखना, समझ गए। तो द्वितीय उपभोक्ता समझ गए आप लोग क्या होता है। तो जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा जाते हैं उसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, जैसे मेढक, लोमड़ी, भेड़िया आदि, ये सब मांसाहारी होते हैं, ठीक है। अब आते हैं तृतीयक उपभोक्ता किसको कहते हैं। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे सांप, शेर, चीता आदि। अब देखिए सांप क्या करता है, मेढक को खा जाता है, शेर चीता क्या करता है, भेड़िया, लोमड़ी, गाय, भैंस, किसी को भी खा जाता है। जो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता को खा जाए उसे क्या कहते हैं, तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं। तो मनुष्य जो है, मनुष्य आपको द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा, मनुष्य जो है द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा। शाकाहारी जीव को जैसे अपने लोग क्या करते हैं, खरगोश को भी खा जाते हैं, बकरी को भी खा जाते हैं, और साथ सुअर को भी खा जाता है बहुत से लोग, ठीक है, गाय को भी बहुत सारे लोग खाते हैं। तो ये सब द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा। तृतीय उपभोक्ता में क्या हो जाएगा, जो सिर्फ मांसाहारी भोजन करते हैं वो तृतीय उपभोक्ता में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए, अपघटक, डिकम्पोजर किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत वे निम्न श्रेणी के जीव आते हैं जो मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर सड़ा देते हैं, जैसे जीवाणु, कवक क्या हो गए, अपघटक, डिकम्पोजर हो गए। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य है। अब सूर्य से जो है हरे पेड़ पौधे भी प्रकाश भोजन बनाते हैं, मनुष्य भी जो है सूर्य से लाभान्वित होते हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई में संपूर्ण शुष्क भार उसका जीव भार कहलाता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है बायोमास किसे कहते हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क भार उसका बायोमास कहलाता है, जीव भार कहलाता है। अब देखिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार पिरामिड सीधा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये एक बार बीपीएससी में पूछा हुआ था कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये यूपीपीसीएस में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार पिरामिड जो होता है, पिरामिड कैसा होता है, ये सीधा होता है पिरामिड इसका, ठीक है। ये पिरामिड हो गया, ये सीधा होता है, ठीक ना। इसी में एक पिरामिड उल्टा हो जाता है, ये सीधा हो गया ट्रायंगल, ये अपोजिट हो गया। तो यही सीधा और अपोजिट होते हैं। मैं किसी दिन एक अच्छा सा वीडियो बना के कि सीधा पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड कैसा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। स्थल पे है हम लोग, जमीन पे, ये हो गया हमारा बेस जमीन पे, इस पे हम लोग खड़े हैं, तो ये हमारा क्या है, पिरामिड, सीधा पिरामिड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जमीन पे हम लोग खड़े हो जाते हैं, सीधा पिरामिड। स्थलीय पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में। नेक्स्ट, घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अब देखिए घास के मैदान में भी जीव भार का पिरामिड कैसा होगा, स्ट्रेट ही होगा, सीधा ही होगा। ये पिरामिड हो गया ऐसे, ये सीधा हो गया। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब में जीव भार पिरामिड उल्टा होता है। अब देखिए पिरामिड, देखिए तो घास के मैदान में और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार पिरामिड क्या होता है, सीधा होता है। लेकिन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कैसा होता है, तो ये पिरामिड ये उल्टा होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। मैं कोशिश करूंगा कि पिरामिड पे एक वीडियो बना दूं कि घास का मैदान कैसा होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कैसा पिरामिड होता है, इस सब एक शॉर्ट वीडियो में 1 मिनट का कोशिश करूंगा कि आप लोग को बता दूं। नेक्स्ट, ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, सदैव सीधा होता है। देखिए अभी मैं बताया था कि ऊर्जा का पिरामिड, तो एनर्जी का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होगा। एग्जाम्पल ये सब याद रखिएगा। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड कैसा होगा, उल्टा होता है। और घास के मैदान का जी, ये 3 पूछा जाता है आपसे। घास का तो याद रखिएगा, घास जमीन पे होता है तो सीधा होगा। जल में देखिए, जल पिरामिड की ट्रिक मैं बताता हूं कि जल जमीन से ऊपर होता है, याद रखिएगा। तो कोई भी चीज जो है उसका प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है जल में, ठीक ना। तो जलीय पिरामिड कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, याद रखिएगा। जलीय पिरामिड कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और ऊर्जा का पिरामिड कैसे होगा, सीधा होगा, क्योंकि सन से यहाँ प्रकाश आएगा, ऐसे ऐसे, मतलब ट्रिक बता रहा याद करने के लिए। ये सीधा रहेगा तभी तो ये पूरे तरह एनर्जी लेगा। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। यह कई बच्चे एग्जाम में गलती करके आए थे, यूपीपीसीएस में लिया था एग्जाम,
और यह विभिन्न एग्जामों में हेड कांस्टेबल हो या फिर HCM का हो, किसी भी हो, SSC का हो, CGL हो, कोई भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। फेवरेट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट आइए, प्रायः एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अब देखिए खाद्य श्रृंखला में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा उपभोक्ता क्या, तो प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो गए, जो घास फूस खाते हैं, घास सब खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा है पर्यावरण खत्म हो गया, वो पाचन तंत्र में प्रमुख अंग है। पाचन में सहायक प्रमुख अंग। अब देखिए पाचन तंत्र में जो प्रमुख सहायक अंग है उसको आइए देखते हैं। तो अमाशय होता है, आप जानते ही स्टोमैक होता है, अमाशय होता है। यह BPSC ने पूछा था क्वेश्चन कि ग्रसिका से होकर भोजन अमाशय में ही क्यों जाता है। ठीक है, ये नहीं पूछा था कि जो भोजन जो हमारे मुंह से होते हुए जाता है अमाशय, तो उस नलिका को क्या कहते हैं, तो ग्रसिका कहते हैं। तो ग्रसिका से होकर ही भोजन क्यों अमाशय में जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आइए देखते हैं। तो यह ग्रसिका से होते हुए अमाशय में भोजन पहुंचते हैं। अमाशय से पाइलोरिक भाग की ओर क्रमाकुंचन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। देखिए जठर रस कहाँ होते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कीजिए कि जठर रस कहाँ होते हैं। तो जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जठर रस में क्या होते हैं, पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम होते हैं जठर रस में। जठर रस शरीर के किस भाग में पाया जाता है, तो मैं इस सेक्शन को ले चुका हूं घटना चक्र का मैराथन क्लास में, तो आप लोग जाके देखिए। नेक्स्ट है, रेनिन दुग्ध प्रोटीन में पाचन में सहायक होता है। दूध प्रोटीन में कौन सा सहायक होता है, तो रेनिन एंजाइम जो है, रेनिन जो है दुग्ध पचन में सहायक होता है। जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और दूध पचाने में जो है रेनिन नामक एंजाइम सही करता है। तो ये बड़ी आंत का देख लिया। अब हम देखते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं। तो आइए अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं कि क्या है। अमाशय से आने वाले काइम अथवा तरल भोज्य पदार्थों का पाचन छोटी आंत में किया जाता है। तो काइम जो है इसको जो अमाशय से, देखिए बड़ी आंत से कहाँ आता है, अमाशय में, और अमाशय से जो तरल पदार्थ आते हैं, भोज्य पदार्थ, उसको छोटी आंत में उसका प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट है, आंत्र रस क्षारीय होता है। आप कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि आंत में जो रस होता है वो कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, यानी बेस होता है, एसिड नहीं होता है, याद रखिएगा, बेस होता है, क्षारीय होता है। तथा एक स्वस्थ मानव में प्रतिदिन 2 लीटर आंत्रीय रस स्रावित होता है। देखिए कहाँ भाग गया भाई, 1 मिनट। तो एक आंतरीय रस में 2 लीटर, देखिए एक प्रतिदिन जो है मानव शरीर में लगभग 2 लीटर आंतरीय रस स्रावित होता है, निकलता है। और इसका नेचर कैसा है, क्षार है, बेस होता है। अब आते हैं लीवर यकृत में देखते हैं। तो स्टमक हमने देख लिया, अब देखेंगे लीवर में यकृत को। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखिए यह विभिन्न सारे एग्जामों में, कोई भी स्टेट PCS उसमें पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई, लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, याद रखिएगा, बिल्कुल याद हो गया ना। यकृत प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन को जो है अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में यकृत क्या, लीवर प्रोटीन की जो अधिक मात्रा को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यह काम लीवर ही करता है। अब देखिए लीवर में, यकृत में फाइब्रोजेनिक प्रोटीन का निर्माण होता है, जो विटामिन के साथ रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। यकृत में फाइब्रोनोजेन प्रोटीन का निर्माण होता है। यकृत में फाइब्रोनोजेन प्रोटीन का निर्माण होता है, जो विटामिन के साथ रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है। यकृत में फाइब्रोनोजेन नामक, देखिए यकृत में क्या होता है, फाइब्रोजेनिन प्रोटीन का निर्माण होता है, जो विटामिन के साथ थक्का जमाने में सहायक होता है। आपसे पूछ सकता है कि विटामिन के जो है रुधिर में थक्का कैसे जमाता है, तो फाइब्रोनोजेन के सहायता से। लीवर में ही जो है वो कंपोनेंट होता है फाइब्रोनोजेन, जो निर्माण करता है, और विटामिन के साथ मिलकर जब कट जाता है तो खून का थक्का बनाने में मदद करता है। जब सांप काट लेता है तो खून का थक्का जो है नहीं बन पाता है, समझे। तो इसीलिए उस विटामिन के का तभी कमी हो जाता है, तो खून बहते ही रह जाता है, समझे। तो इस बात को ध्यान रखिए कि विटामिन के साथ क्या मिलता है यकृत में, फाइब्रोनेजन मिलता है। नेक्स्ट है, यकृत में हैपिरिन प्रोटीन का निर्माण होता है। यकृत में क्या होता है,
हाइपरीन प्रोटीन का निर्माण होता है जो शरीर के भीतर रुधिर का थक्का नहीं जमने देता है। यकृत में हाइपरीन प्रोटीन का निर्माण होता है जो शरीर के भीतर रुधिर का थक्का नहीं जमने देता है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि कटने के बाद रुधिर का थक्का जमने में क्या सहायता करता है, तो फाइब्रोनोजेन। अगर आपसे पूछा कि शरीर में क्यों नहीं खून जमता है, ये हमेशा क्यों फ्लो करते रहता है, ऊपर नीचे अप डाउन, ये क्यों हमेशा फ्लो करते रहता है, तो यह जो करता है हेपरिन नामक प्रोटीन के कारण जो है शरीर के भीतर रुधिर का थक्का नहीं जमता है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है यकृत पित्त पाइल का संश्लेषण करते हैं। यकृत जो है पित्त पाइल का संश्लेषण करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अग्नाशय। देखिए एग्जाम के लिए हमने बहुत सारा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा है। अब आते हैं अग्नाशय पैनक्रियाज। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। यह अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। अग्नाशय क्या है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत है। दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, अग्नाशय है। यकृत क्या हो गया, लीवर को बोलते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा अग्नाशय। पैनक्रियाज जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि विभिन्न सारे एग्जामों में बहुत बढ़िया से पूछ के फंसा लिया जाता है। यह इंडोक्राइन एवं एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की होती है। अब आते हैं नेक्स्ट इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन का खोज कौन किया था, बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन निर्माण की प्रक्रिया पर नियंत्रण करता है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज से क्या बनाता है, ग्लाइकोजेन का निर्माण प्रक्रिया बनाता है। नेक्स्ट आता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। और यह इंसुलिन जो है ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन के निर्माण क्रिया पर नियंत्रण करता है, समझे। नेक्स्ट आइए अब देखते हैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आइए सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर सुधार चाहते हैं, किसी नए टॉपिक को वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें मेंशन कीजिए। टीम रिजल्ट एडुशाला में आपका जो है बहुत ही हार्दिक है और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा एकदम बढ़िया से, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।